अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं अमजद अली आइडियल एकेडमी की तरफ से। आज आगे कंटिन्यू करते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल चैप्टर को, जो मोनोसेकेराइड तक का हमने रीड कर लिया। आगे जो टॉपिक है वो है ओलिगोसेकेराइड्स। ठीक है, अभी बताने जा रहा हूँ ओलिगोसेकेराइड क्या होते हैं। ओलिगोसेकेराइड क्या होते हैं, काफ़ी 2 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स में कंबाइन होकर, आपस में कंबाइन होकर ओलिगोसेकेराइड की फॉर्मेशन करते हैं। कितने मोनोसेकेराइड्स, 2 से लेकर 10 तक। 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। अगर इसमें 2 मोनोसेकेराइड होंगे, ओलिगोसेकेराइड की फॉर्मेशन करें, 2 होंगे तो उसको हम डाइसेकेराइड कहेंगे, 3 होंगे तो ट्राइसेकेराइड कहेंगे, ऐसे नाम बनता जाएगा। ठीक है, अभी ओलिगोसेकेराइड में अगर आपसे वो डेफिनेशन पूछे तो आप बोलेंगे 2 से 10 मोनोसेकेराइड आते हैं, फिर 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। ठीक है, जो मोनोसेकेराइड कहाँ तक, 2 से लेकर 10 तक कंबाइन होकर बनाएंगे ओलिगोसेकेराइड। अभी ये जो मोनोसेकेराइड्स कंबाइन हो रहे हैं, सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये किस बांड के ज़रिए आपस में जो है यूनाइट हो रहे हैं। ये इसमें जो बांड होता है, जो मोनोसेकेराइड जितने आपस में कंबाइन होते हैं उसमें बांड होता है ग्लाइकोसिडिक बांड। ग्लाइकोसिडिक बांड के ज़रिए क्या कंबाइन होते हैं मोनोसेकेराइड्स। काफ़ी का मतलब इधर यही होगा 2 से लेकर 10 तक। ठीक है, आगे नहीं। 2 से 10 तक ये यूनाइट जो होते हैं मोनोसेकेराइड्स बनाते हैं ओलिगोसेकेराइड। किस बांड के जरिए, ग्लाइकोसिडिक बांड के ही जरिए आपस में ये कंबाइन होते हैं। ठीक है बेटा, ये आपको ओलिगोसेकेराइड समझ आ गया होगा और मैंने ये लिख लिया है। ठीक है, अभी देखते हैं। मैंने आपको बताया 2 मोनोसेकेराइड कंबाइन होंगे तो डाइसेकेराइड की फॉर्मेशन होगी, 3 तो ट्राइसेकेराइड की फॉर्मेशन होगी। और ओलिगोसेकेराइड में जो जब 2 मोनोसेकेराइड कंबाइन होते हैं, डाइसेकेराइड की फॉर्मेशन होता है, वो डाइसेकेराइड मोस्ट कॉमन टाइप होता है ओलिगोसेकेराइड की। मतलब टेट्रा से जो डाइसेकेराइड है वो मोस्ट कॉमन टाइप होता है ओलिगोसेकेराइड की। ठीक है, इसके बाद अभी हम आगे चलते हैं। जो जैसे हमने मोनोसेकेराइड पढ़ा था उसी की तरह ये ओलिगोसेकेराइड नहीं होते, क्योंकि ये होते हैं लेस स्वीट होते हैं, लेस सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। वो क्या थे, वो ज़्यादा स्वीट थे और सॉल्युबल थे वाटर। ये लेस सॉल्युबल है और लेस स्वीट होते हैं। ठीक है, और मोनोसेकेराइड की तरह ये भी और जो नहीं है ये हाइड्रोलाइज हो सकते हैं, वो हाइड्रोलाइज नहीं होते थे, क्योंकि उन पर मोनोसेकेराइड जो होते हैं वहाँ पर एक ही शुगर यूनिट था, इसलिए फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होते थे। यहाँ पर 2 से लेकर 10 तक है मोनोसेकेराइड, इसलिए ये हाइड्रोलाइज हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अब हम एग्जाम्पल उठा के देख सकते हैं डाइसेकेराइड की। ग्लूकोज जब कंबाइन होता है माल्टोज की फॉर्मेशन होता है। ग्लूकोज में यहाँ पर क्या है, ये मोनोसेकेराइड है, दूसरा ग्लूकोज वो भी मोनोसेकेराइड है, फॉर्मेशन माल्टोज एक ओलिगोसेकेराइड है। चलते हैं बुक की तरफ से। अभी देखो, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज फॉर्मेशन कर रहा है माल्टोज, ये आपकी बुक में दिया हुआ है सिंथेटिक्स बुक बोर्ड के अंदर। ठीक है, ग्लूकोज कंबाइन होकर ये दोनों आपस में एक्ट करेंगे एज मोनोसेकेराइड। ये मोनोसेकेराइड दोनों है, फॉर्मेशन कर रहे हैं माल्टोज, जो क्या है ओलिगोसेकेराइड है। ठीक है, अभी चलते हैं आगे। जो तीसरे एग्जाम्पल किसकी तीसरा एग्जाम्पल उठा के देखते हैं, किसका, डाइसेकेराइड का ही। ओलिगोसेकेराइड में आता है। अगर ओलिगोसेकेराइड में फॉर्मेशन क्या है, 2 मिल रहे हैं, क्या है, मोनोसेकेराइड मिलकर एक बना रहे हैं ओलिगोसेकेराइड की फॉर्मेशन। मतलब ग्लूकोज फ्रक्टोज ये दोनों क्या है मोनोसेकेराइड। फॉर्मेशन किसका कर रहे हैं, सक्रोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज फॉर्मेशन कर रहे हैं सक्रोज की। सक्रोज यहाँ पर क्या होगा फिर ओलिगोसेकेराइड। तीसरा देखते हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लेक्टोज जब कंबाइन होते हैं फॉर्मेशन होता है लैक्टोज की फॉर्मेशन होता है। अभी ग्लूकोज ग्लेक्टोज कंबाइन करके लैक्टोज की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये जो एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, ग्लूकोज ग्लेक्टोज इक्वल टू लैक्टोज क्या हो गया फिर ओलिगोसेकेराइड। ये आपका ये बुक में पॉइंट नहीं है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। जो डाइसेकेराइड है वो रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं, नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं। रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग आप केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है बुक पे, आप रीडिंग कर लेना। मैं सिर्फ यहाँ पर जो डाइसेकेराइड रिड्यूसिंग भी हो सकता है, नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकता है, उसके सिर्फ एग्जाम्पल्स में यहाँ पर लिख रहा हूँ। अभी डाइसेकेराइड जो रिड्यूसिंग है उसके मैं एग्जाम्पल लिखा हूँ। उसमें एग्जाम्पल जो होता है माल्टोज आता है और लैक्टोज आता है। ठीक है, माल्टोज और लैक्टोज आपको समझ आ गया होगा रिड्यूसिंग डाइसेकेराइड। अभी चलते हैं नॉन रिड्यूसिंग डाइसेकेराइड। उसके जो एग्जांपल्स है उसमें सक्रोज भी आता है और प्लस से रेफिनोज, ये दोनों एग्जांपल आते हैं। ये आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि बुक के लेंथ से जो मोस्टली एंट्री टेस्ट में आते हैं। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग की एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद अभी हम चलते हैं, कुछ मैंने बोला था शुरू में कि हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जैसे कि आपके लिए आसानी हो जाए, आपका सही टॉपिक कवर हो जाए। ठीक है, अभी यहाँ पर मैंने एमसीक्यूज कुछ बनाए, ये देखो। आप एमसीक्यू सॉल्व करो, उसको वीडियो को स्टॉप करो, फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने की अपलोड कर दूंगा इसी चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में इसी लेक्चर के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में मैं की अपलोड कर दूंगा। फिर आप अपने एमसीक्यूज चेक करना कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर आपको कोई एमसीक्यू समझ नहीं आ रहा है या किसी में डाउट है, आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन
सेक्शन के अंदर, ठीक है। अभी ये जो पहला एमसीक्यूज में बोल रहा है ओलिगोसैकेराइड किस चीज़ के बने हुए हैं, ठीक है। दूसरे में बोल रहा है कि मतलब कौन सा जो है मोस्ट कॉमन टाइप होता है ओलिगोसैकेराइड की, मैंने आपको बताया, ठीक है। अभी तीसरे एमसीक्यूज पे चलते हैं। मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ता जा रहा हूँ, ऑप्शन लिखे हुए हैं, आप देखना सॉल्व करना। फिर बोलते हैं थर्ड में ये एमसीक्यूज है ओलिगोसैकेराइड जो है किस बॉन्ड के जरिए लिंक हुए हुए हैं, मैंने आपको बताया, ठीक है। अभी जो तो एमसीक्यूज है उसमें बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डाइसैकेराइड, बोल रहा है कौन सा डाइसैकेराइड है जो बनता है किसकी कॉम्बिनेशन से, या इस कॉम्बिनेशन या उसमें जो बोलता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज मौजूद है, ग्लूकोज फ्रक्टोज कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, एक थर्ड जो मेंबर बनाते हैं, जो मैंने आपको बताया वो ओलिगोसैकेराइड होता है। वो फॉर्मेशन जो होता है किसकी होती है वो आपको ऑप्शन में अभी समझ में आ जाएगा, आप टिक कर लेना, ठीक है। अभी चलते हैं जो कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन, उसमें थर्ड की क्लासिफिकेशन जो है पॉलीसैकेराइड की तरफ चलते हैं। पॉलीसैकेराइड की समझने से पहले हम एक जो अल्फाज है उसको समझेंगे, फिर पॉलीसैकेराइड हमें आसानी तरीके से समझ आ जाएगा। वो है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, दो मोनोमर्स, एक मोनोमर दो मोनोमर आपस में दो मोनोमर आपस में कंबाइन हो गए, एक पॉलीमर की फॉर्मेशन हो गई, दो ऐसे समझो आप दो छोटे कंबाइन होकर एक बड़ा बनाएंगे, उससे हम क्या कंडेंसेशन। दो मोनोमर्स कंबाइन होकर पॉलीमर की फॉर्मेशन, दो मोनोमर जब कंबाइन होंगे एक मोनोमर से H हाइड्रोजन आएगा, दूसरे मोनोमर से OH आएगा, मतलब वाटर मॉलिक्यूल जो है रिमूव हो जाएगा और फॉर्मेशन होगा पॉलीमर। इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। दो मोनोमर आपस में कंबाइन होंगे, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, फॉर्मेशन करेंगे पॉलीमर की, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। अभी चलते हैं पॉलीसैकेराइड की तरफ से, ठीक है। पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, अभी जैसे मैंने बोला था जब 2 से 10 मोनोसैकेराइड मिलते हैं तो ओलिगोसैकेराइड की फॉर्मेशन होता है। पॉलीसैकेराइड में क्या होता है, जब 100 या 1000 मोनोसैकेराइड आपस में कंबाइन होंगे तब जाकर फॉर्मेशन होगी किसका, पॉलीसैकेराइड की फॉर्मेशन होगी। कितने, 100 या 1000 मोनोसैकेराइड आपस में कंबाइन होंगे, फॉर्मेशन करेंगे पॉलीसैकेराइड की। जब कंबाइन होंगे उसके बीच में जो बॉन्ड होगा कौन सा होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। ये मैंने लिख लिया, देखो मोनोसैकेराइड प्लस मोनोसैकेराइड प्लस मोनोसैकेराइड प्लस अप टू कहाँ पर 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 100 और 1000 के बीच में जो भी होगा हो सकते हैं, 101 हो सकता है, 105 हो सकता है, 150 हो सकता है, ऐसे भी हो सकते हैं मोनोसैकेराइड, मिलकर क्या बनेंगे, पॉलीसैकेराइड की फॉर्मेशन करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं पॉलीसैकेराइड की एग्जांपल्स कौन से हैं जो हमारे बुक में लिखे हैं वही हम रीड करेंगे। जैसे स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेल्यूलोज और काइटिन है। सबसे पहले हम चलते हैं स्टार्च की तरफ। स्टार्च जो है वो क्या है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है, हंड्रेड्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ही बना हुआ है, ठीक है। अभी जो स्टार्च है एक तो पॉलीसैकेराइड है, वो मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है, किसका बना हुआ है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का बना हुआ है। उसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए आपस में लिंक हुए हुए, ठीक है। और जो स्टार्च है ये जो सब कार्बोहाइड्रेट मैंने क्या बोला था, वो एनर्जी को स्टोर करते हैं, ये एनर्जी को स्टोर करते हैं, लेकिन प्लांट्स के अंदर इस एनर्जी को स्टोर करते हैं कौन, स्टार्च, ठीक है। स्टार्च किस चीज़ का बना हुआ है मैंने बता दिया, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का बना हुआ है। अगर वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो स्ट्रेट में अरेंज हो रहा है तो उसको हम कहेंगे अमाइलोज, और अगर वो ब्रांच में अरेंज हो रहा है उससे हम कहेंगे अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। इसके बाद हम चलते हैं अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। ये याद करना, ये इसकी टाइप नहीं है, स्टार्च बना हुआ है इन दोनों चीज़ के, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन का बना हुआ है, ये इसके टाइप्स नहीं है, ठीक है। ये बात आपको जहन में याद करना पड़ेगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन के कैरेक्टर्स की तरफ। अमाइलोज की कैरेक्टर क्या है ना, सबसे पहले इससे पहले हम एक पॉइंट दूसरा ऐड कर लेते हैं। जो स्टार्च है वो कहाँ पर फाउंड होता है, कहाँ हमें मिलता है, ये वेजिटेबल्स के अंदर, लेग्यूम्स के अंदर, ट्यूबर्स के अंदर हमें मिलता है। अभी कैरेक्टर क्या है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन के बीच में डिफरेंस क्या है या कैरेक्टर्स क्या है। अमाइलोज जो होता है वो क्या होता है, सॉल्युबल होता है। किस चीज़ में सॉल्युबल होता है, हॉट वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है, ठीक है। जो अमाइलोपेक्टिन है वो क्या है, वो ना हॉट वाटर में सॉल्युबल होता है ना ही कोल्ड वाटर, दोनों, मतलब जो अमाइलोपेक्टिन है वो इनसॉल्युबल होता है, हॉट वाटर एज वेल एज कोल्ड वाटर, दोनों वाटर हॉट हो तो या कोल्ड हो, दोनों में क्या है, ये इंसॉल्युबल होता है कौन, अमाइलोपेक्टिन। इसके बाद हम चलते हैं अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन की डिफरेंस के बीच स्ट्रक्चर में। देखो स्ट्रक्चर अमाइलोज में स्ट्रक्चर जो रिंग्स हैं स्ट्रेट में अरेंज हुए हुए हैं, ठीक है। अमाइलोज के अंदर देखो आप पहला स्ट्रक्चर जो है अमाइलोज के, सेकंड में अमाइलोपेक्टिन, वहाँ पर जो स्ट्रक्चर है कि देखो ब्रांच की फॉर्म में अरेंज हुए हुए हैं, ठीक है। ये अमाइलोपेक्टिन स्ट्रेट में होगा तो अमाइलोज, और ये आपको स्ट्रक्चर देकर पूछ सकते हैं अमाइलोज कौन सा अमाइलोपेक्टिन है, यहाँ पर आप डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम किसी पॉलीसैकेराइड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। अगर हमें एक पॉलीसैकेराइड दिया जाए, हमसे पूछा जाए ये स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेल्यूलोज है, फिर हम क्या करते हैं, जो पॉलीसैकेराइड हमें मिलेगा उसको आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। जब आयोडीन के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे, अगर वो कलर दे रहा है, अगर वो हमें ब्लू कलर दे रहा है, हम बोलेंगे ये स्टार्च। मतलब पॉलीसैकेराइड को उठाकर हम किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे,
किसके साथ, उसको हम रिएक्शन करवाएंगे आयोडीन के साथ, तो हमें ब्लू कलर दे रहा है, हम बोलेंगे ये कौन है, स्टार्च है। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे पॉलीसेकेराइड की तरफ, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन भी सेम है, वो भी ग्लूकोज यूनिट का ही बना हुआ है, ठीक है। लेकिन ये फूड को जो एनर्जी को स्टोर करता है, एनिमल में एनर्जी को स्टोर करता है। जैसे स्टार्च वो प्लांट में कर रहा था, ये एनिमल में स्टोर करता है कौन, ग्लाइकोजन। इसीलिए इसको कहा जाता है आल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च, एनिमल स्टार्च। ये बैक्टीरिया में भी मिलता है, हमें फंजाई में भी मिलता है, और एनिमल्स के लिवर और मसल के अंदर मिलता है। एनिमल्स के लिवर और मसल के अंदर, एनिमल के लिवर और मसल के अंदर ये मिलता है, ठीक है। अभी जब आयोडीन के साथ ग्लाइकोजन को रिएक्शन करवाया जाता है तो ये हमें रेड कलर देता है। जैसे स्टार्च ब्लू कलर, ये रेड कलर देता है, ठीक है। अभी ये जो पॉइंट मैं लिख रहा हूँ ये सिंटेक्स बुक बोर्ड में नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा जहन में याद करना पड़ेगा, शायद आ सकता है, ठीक है। सिंटेक्स बुक नहीं। लिवर क्या है, 100 ग्राम ऑफ ग्लाइकोजन को स्टोर करता है, बाद में इसको ब्रेक डाउन करता है। ग्लाइकोजन हमेशा ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज के अंदर, ये बस आप रिमेंबर कर दें, ज़रूरी इतना पॉइंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं सेल्यूलोज के तरफ। सेल्यूलोज जो होता है मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है नेचर के अंदर। मोस्ट पॉलीसेकेराइड, आपसे पूछा कौन सा पॉलीसेकेराइड है जो मोस्ट अबंडेंट है, वो सेल्यूलोज है। सेल्यूलोज ह्यूमन बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है। अभी जैसे स्टार्च और ग्लाइकोजन, वो क्या है, स्टार्च ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज मालिक्यूल के ही बने, इसी तरह सेल्यूलोज भी ग्लूकोज मालिक्यूल की ही बने हुए हैं, लेकिन इसमें ग्लूकोज मालिक्यूल जो है अरेंज होते हैं, स्ट्रेट की फॉर्म में अरेंज होते हैं, ठीक है, नॉट ब्रांच की फॉर्म में अरेंज नहीं होते, ठीक है। इसके बाद अभी जो सेल्यूलोज है वो कोई भी कलर नहीं देता था, किसके साथ, आयोडीन कलर के साथ। इसके बाद हम आगे चलते हैं लास्ट जो है काइटिन की तरफ। पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल जो काइटिन है, काइटिन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अभी जो काइटिन है, काइटिन के बारे में आकर अभी हम समझने जा रहे हैं, ठीक है। काइटिन क्या होता है, अभी जो काइटिन जो होता है वो एक पॉलीमर है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। ये क्या है, ये ग्लूकोज का डेरिवेशन है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन जो डेरिवेशन है किसका, ग्लूकोज का, एन इसका बना हुआ है, ठीक है। अभी ये जो बना हुआ है काइटिन, सबसे पहले किस चीज़ का बना हुआ है आपको ये याद करना पड़ेगा, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन का बना हुआ है, जो डेरिवेशन है किसका, ग्लूकोज का, ठीक है। और ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक पॉलीमर है नेचर के, पहले सेल्यूलोज था फिर ये काइटिन है, ठीक है। ये याद करना पड़ेगा आपको। काइटिन जो है वो सेल्यूलोज की ही तरह होता है, ठीक है, पॉलीसेकेराइड है, लेकिन इसके जो मोनोमर्स हैं वो कौन से, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। उसके जो सेल्यूलोज के मोनोमर्स से ग्लूकोज मिलकर क्या बना रहे थे, सेल्यूलोज। यहाँ पर एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन मिलकर क्या बनेंगे, काइटिन बनेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, मतलब यहाँ पर ग्लूकोज मिलकर सेल्यूलोज बना रहे थे, अभी यहाँ पर एन ग्लूकोज का एक डेरिवेशन एन एसिटाइल ग्लूकोज, वो मिलकर क्या बनेंगे, काइटिन की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अभी मैं देखता हूँ जो काइटिन बुक में स्ट्रक्चर दिया है काइटिन का, उसको मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखो पहला जो स्ट्रक्चर है वो ग्लूकोजामाइन का है, सेकंड जो एन एसिटाइल ग्रुप का है, ये पूरा मिलकर क्या बनाते हैं, एक काइटिन बना रहे हैं, काइटिन की फॉर्मेशन करें, ग्लूकोजामाइन एन एसिटाइल ग्रुप। अभी आगे चलते हैं, एक पॉइंट लिखा हुआ है बुक में, जो काइटिन है ना वो स्ट्रक्चर फंक्शन के बुनियाद पर उसको रिलेट किया गया है कि प्रोटीन के साथ जिसका नाम है केराटिन, ठीक है। किसके बुनियाद पर, फंक्शन के बुनियाद पर किसको, काइटिन को रिलेट किया गया है किसके साथ, केराटिन प्रोटीन के साथ, ठीक है। बच्चों मैंने आपको पहले ही बोला था मैं एमसीक्यू सॉल्व करवाता जाऊंगा टॉपिक के बाद, ठीक है। अभी जो मैंने आपको बोला था वही मैं कर रहा हूँ, पॉलीसेकेराइड के कुछ मैं एमसीक्यूज़ बनाऊंगा, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन के अंदर एमसीक्यूज़ का की मैं अपलोड कर दूंगा। अगर आपको समझ नहीं आए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं, या किसी क्वेश्चन पर आपको डाउट हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी ये कुछ एमसीक्यूज़ हैं पॉलीसेकेराइड पर, ठीक है। पहले मैंने ओलिगोसेकेराइड पे आपको बताएं एमसीक्यूज़ करवा दिए, वो मैं की अपलोड कर दूँगा अभी पॉलीसेकेराइड पे, ठीक है। पहले क्वेश्चन में आपको ऑप्शन देकर पूछ रहा है कौन सा है जो पॉलीसेकेराइड नहीं है, ठीक है। दूसरे में पूछ रहा है कौन सा पॉलीसेकेराइड है जो स्टोर एनर्जी को तो स्टोर करता है लेकिन एनिमल्स के अंदर, अगर यहाँ पर प्लांट पे हो सकते हैं, आपको जहन में याद करना पड़ेगा, ठीक है। प्लांट होगा तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, अगर एनिमल होगा तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद पूछ रहा है सेल्यूलोज आपके बॉडी के अंदर कहाँ डाइजेस्ट होता है, ठीक है, पूछ रहा है। बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्टमक के कहाँ पर डाइजेस्ट होता है, ठीक है, आपसे पूछ रहा है। अभी इसमें कहीं पर मैंने 4 ऑप्शन रखे हैं, कहीं पर मैंने 5 ऑप्शन रखे हैं, क्योंकि जब डाउट टेस्ट लेता है तो वो 5 ऑप्शन देता है, ठीक है। कहीं पर 4 है कहीं 5 है, ये इशू नहीं होता है, इसमें कोई मसला नहीं है 4 हो या 5 हो, ठीक है। इसके बाद जो और क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट है, अभी आपको 4 या 5 स्टेटमेंट दिए जाएंगे, पूछ रहे हैं उसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही होगा, किसके बारे में, स्टार्च के हवाले, स्टार्च के बाबत कौन सा स्टेटमेंट जो होगा वो सही होगा, ठीक है। ये मोनोसेकेराइड है या एनिमल में फाइंड होता है,
फाउंड होता है, ठीक है, या इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। जो स्टेटमेंट आपको सही लगे उसको आप करेक्ट कर दें, ठीक है, उस पर आप टिक लगाएं, ठीक है। इसके बाद अभी ये यहाँ पर मैंने पॉलीसेकेराइड को ख़त्म कर दिया, ठीक है। पॉलीसेकेराइड के बाद मैं अभी आगे प्रोटीन को ही अपलोड करूँगा, ठीक है, प्रोटीन जो चैप्टर है उसको अपलोड करूँगा। ये आप